हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप लोग भी हैं क्लास 12th में और 2025 में देने जा रहे हैं बायोलॉजी का पेपर, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो पे हम चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 7 तक के जितने भी 2 नंबर वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको हम आज की इस वीडियो पे देखने वाले हैं। तो ये वीडियो विद्यार्थियों काफ़ी ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। और मैं आपको ये बता दूं कि स्टूडेंट जितने भी मैं प्रश्न आपको बताऊंगा वो आपके 2025 के बोर्ड परीक्षा में आएंगे। ठीक है, 2025 के बोर्ड परीक्षा में 100% ये प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे, किसी ना किसी सेट में भाई देखने के लिए जरूर मिलेंगे। तो आप लोग स्टूडेंट्स ये वाले प्रश्न जरूर तैयार कर लेना। देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। स्टूडेंट्स हमारा पहला प्रश्न काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये पिछले साल के 2 सेटों में आया था और विद्यार्थियों मैं आपको बता दूं 2022 के सेट में 2022 के जो सेट बने थे उसके 4 सेटों में प्रश्न आया था। यानी कि इसको काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हम कह सकते हैं, क्योंकि मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में आने के चांस हैं, यानी 2025 में भी इसके आने के चांस हैं। तो भाई सब लोगों को पता भी होगा, और जिन लोगों को नहीं पता मैं ये बता दूं भाई, जिन लोगों को नहीं पता वो इन प्रश्नों को जरूर से जरूर तैयार कर ले। अगर जिन लोगों को पता है तो भाई मुझसे पहले आंसर देने की कोशिश करें। अगर भाई आंसर आप लोगों को आता है तो भाई कमेंट करके जरूर बताएं सर जी हमको इस प्रश्न का आंसर पहले से ही पता था। ठीक है, तो प्रश्न हमारा है मासल फल किसे कहते हैं, इनके महत्व का उल्लेख कीजिए। ठीक है, प्रश्न इस प्रकार से कुछ पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो देखो आपको लिखना क्या है, जिन फलों में फल भित्ति सरस तथा गूदेदार होती है वे फल मासल फल कहलाते हैं। इनकी फल भित्ति को बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति तथा अंतः फल भित्ति में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, इतना आप लोगों को लिख देना। इसके बाद लिख देना है ये फल स्फोटक होते हैं जिस कारण इनके बीज गूदा सड़ने के बाद ही स्वतंत्र हैं। ठीक है, यानी विद्यार्थियों इसमें 2 प्रश्न पूछे गए थे ना, इनके महत्व का उल्लेख कीजिए। इसका महत्व क्या है, तो भाई इसका महत्व हम लोग पहले पहले शब्दों में दे देंगे। ये फल स्फोटक होते हैं जिस कारण इनके बीज गूदे सड़ने के बाद ही स्वतंत्र हैं। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न 2 नंबर वाला था और आप लोगों को आशा करता हूं भाई याद हो गया होगा। 1-2 बार वीडियो देखो यार, सुनते याद हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब लिखने पढ़ने का टाइम बचा नहीं है। अगर आपके पास टाइम है, अगर आप चाहते हैं कि भाई पास होना चाहते हैं तो भाई प्लीज यार इन क्वेश्चनों को जरूर तैयार कर लेना और एनसीईआरटी वाले भैया का भी नाम रोशन कर देना। अगले प्रश्न के स्टूडेंट चलते हैं। प्रश्न है हमारा सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं। ठीक है, सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं, बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा। पुष्प का कौन सा भाग फल की संरचना करता है। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी पढ़ा है तो आप लोगों को पता हो कि ये प्रश्न कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो याद कर लो भाई, तैयार कर लो। सेब में फल का विकास अंडाशय से न होकर पुष्प के किसी अन्य भाग पुष्पासन से होता है, इसलिए सेब को आभासी फल कहते हैं। सेब में पुष्पासन फल का मुख्य खाने योग्य भाग बनता है। ठीक है, पुष्पासन फल का मुख्य खाने योग्य भाग बनता है। ठीक है, इसको आप लोगों को अच्छे तरीके से लिख देना है। अगले प्रश्न की ओर विद्यार्थियों चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या करना है, कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये आपकी बोर्ड परीक्षा में कितनी बार पूछा गया है। तो स्टूडेंट्स देखो, ये प्रश्न मैं आपको बता दूं ये पूछा गया है 3 से 4 बार, लेकिन कब पूछा गया है 2020 के पहले। ठीक है, लेकिन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न। आप लोग गेस्ट पेपर उठाएंगे, क्वेश्चन पेपर उठाएंगे तो बच्चों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोगों को वहाँ देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोगों को जरूर से जरूर इस प्रश्न को भी अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स तैयार कर लेना है। ठीक है, नर में वृषण उदर गुहा के बाहर क्यों होते हैं। ठीक है, प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार से पूछा जाता है। तो आप लोगों को लिखना है नर मानव में वृषण शरीर के बाहर वृषण कोश में उपस्थित होता है। इसका कारण यह है कि शुक्राणु के निर्माण के लिए शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान की आवश्यकता होती है, जबकि शरीर का तापमान अधिक होने के कारण शरीर के अंदर शुक्राणुओं का निर्माण संभव नहीं है। ये आपका बच्चों 2 नंबर प्रश्न ये वाला दे के जाएगा, तो इसको भी आप लोगों को बेहतरीन तरीके से स्टूडेंट्स तैयार कर लेना है। अगले प्रश्न हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है और वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भाई काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अपरा क्या है। ठीक है, अपरा क्या है, इसके 2 कार्य लिखिए। काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है, तो इसको आप लोग तैयार कर लीजिए। क्या कह रहा है प्रश्न, वह संरचना जिसके द्वारा गर्भ में पल रहे विकासशील भ्रूण को माता के विकासशील लिखना ना भाई, विकासशील भ्रूण को माता के गर्भाशयी रुधिर से अपना पोषण
प्राप्त होता है उसे अपरा कहते हैं। ठीक है, अब कह रहा है इसके दो कार्य लिखिए, तो भाई इसके यहाँ पे कार्य हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इसके कार्य हैं भाई, दो कार्य हम लिख के लाए हैं। ठीक है, दो कार्य लिख के लाए हैं ताकि आप लोगों को याद करने में आसानी हो और आप लोग अच्छे तरीके से कर पाएं। तो इसके दो कार्य, पहला कार्य क्या है, इसके द्वारा विकसित होते भ्रूण को पोषण एवं ऑक्सीजन प्राप्त होती है। ठीक है, पोषण और ऑक्सीजन प्राप्त होती है। और अपरा द्वारा उत्सर्जी पदार्थ भ्रूण के रुधिर से विसरण द्वारा माता के रुधिर में चले जाते हैं। ठीक है, इतना आप लोगों को तैयार कर लेना, अच्छे तरीके से पढ़ लेना, 2-3 बार पढ़ दो, याद हो जाएगा भाई। अब आप लोग क्या करिए भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ने का लागा लगा लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट जरूर से जरूर पढ़िए, क्योंकि मेरे प्यारे विद्यार्थियों मैं आप लोगों को बता दूं समय बहुत ज़्यादा कम बचा हुआ है। मात्र हमारे पास अगर देखा जाए तो 24 दिन का ही समय बचा हुआ है। तो आप लोगों को क्या करना है स्टूडेंट्स, इन 24 दिनों में कुछ ऐसा करना है कि आप लोग एकदम अच्छे तरीके से पास हो जाएं और अपने साथ साथ एनसीईआरटी वाले भैया का भी नाम रोशन करें, अपने माता पिता का भी नाम रोशन करें। तो बस यही चाहता हूं कि भाई आप लोग अब तो आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दो भाई। अब नहीं पढ़ोगे तो यार कब पढ़ोगे, फिर कब पढ़ोगे बताओ। ठीक है, अगले प्रश्न को स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं। देखो कितना प्यारा प्रश्न है, पात्रे निषेचन को संक्षेप में लिखिए। ठीक है भाई, 2 नंबर का प्रश्न आता है लेकिन संक्षेप में पूछता है, तो आपको 2 नंबर के हिसाब से इसको संक्षेप में लिखना है। ये नहीं संक्षेप में कह दिया है तो है 2 नंबर के प्रश्न और आप लिखते चले जा रहे हैं, लिखते चले जा रहे हैं, लिखते चले, ऐसा नहीं है भाई। 2 नंबर का प्रश्न है तो 2 नंबर में ही आपको संक्षेप में वो चीज़ बतानी होगी। ठीक है, तो देखो संक्षेप में आप लोगों को 2 नंबर के प्रश्न के अनुसार हम संक्षेप में इसको लिखेंगे। क्या लिखेंगे, यह निषेचन की एक ऐसी विधि होती है जिसमें मादा के शरीर के बाहर मानक परिस्थितियों में प्रयोगशाला में शुक्राणुओं तथा अंडाणुओं को कृत्रिम दिख रहा ना, कृत्रिम तरीके से परख नली में निषेचित कराया जाता है। ठीक है, यानी कि यह ऐसी निषेचन की एक ऐसी विधि होती है जिसमें मादा के शरीर के बाहर मानक परिस्थितियों में प्रयोगशाला में शुक्राणुओं तथा अंडाणुओं को कृत्रिम तरीके से परख नली में निषेचित कराया जाता है। यह तकनीक उन दंपतियों में प्रयोग की जाती है जिनमें या तो स्त्री में गर्भ नहीं ठहरता या पुरुष के वीर्य में शुक्राणुओं की कम संख्या पाई जाती है। ठीक है, तो इसको भी आप लोगों को पात्रे निषेचन को संक्षेप में इस प्रकार से लिख देना है और 2 नंबर अपने घर लेके जाना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं भाई। प्रश्न भी लंबा है, प्रश्न लंबा है और आंसर इसका छोटा है। ठीक है, तो देख लो, पहले प्रश्न पढ़ते हैं अच्छे तरीके से, इसके बाद इसका आंसर भी देखते हैं। कह रहा प्रश्न, रुधिर वर्ग AB को पुरुष का विवाह रुधिर वर्ग ओ वाली, ठीक है, यानी रुधिर वर्ग यानी ब्लड ग्रुप AB वाले पुरुष का विवाह रुधिर वर्ग O वाली यानी O वाली ब्लड ग्रुप O वाली एक स्त्री से हो जाता है तो उनके बच्चों में कौन से रुधिर वर्ग होने की संभावना है। ठीक है, तो प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अच्छा प्रश्न है और ये प्रश्न पूछा भी गया है 3 से 4 बार। ठीक है, रुधिर वर्ग AB वाले पुरुष का विवाह रुधिर वर्ग O, ठीक है, रुधिर वर्ग 0 नहीं लिखा, रुधिर वर्ग O वाली स्त्री से होने पर उनके बच्चों का रुधिर वर्ग A होगा या तो वर्ग B होगा। ठीक है, यानी ब्लड ग्रुप या तो A होगा या तो ब्लड ग्रुप B होगा। आई होप बच्चों, मैं आपका टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता, आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी और आप लोग अपने माइंड सेट के साथ अच्छे तरीके से इन चीजों को कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर हम प्रस्थान करते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा है वो 2 नंबर वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो अपूर्ण प्रभाविता। ठीक है, अपूर्ण प्रभाविता क्या है, नाम तो सुना ही होगा, इसे उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, तो अपूर्ण प्रभाविता क्या है, इसे उदाहरण सहित हमको समझाना है। तो देखो, दो विपरीत प्रकार के लक्षण में क्रॉस कराने पर जब F1 पीढ़ी में कोई भी लक्षण पूर्णतः प्रभावी नहीं होता है, ठीक है, तो इसे अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, इसे अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। यानी दो विपरीत प्रकार के लक्षण में क्रॉस कराने पर जब F1 पीढ़ी में कोई भी लक्षण पूर्णतया प्रभावी नहीं होता है तो इसे अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को तैयार हो गया होगा, पढ़ते ही पढ़ते आप लोगों को तैयार हो गया होगा। अगले प्रश्न को स्टूडेंट्स चलते हैं और हमारा देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है और कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भाई काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है अलग अलग रूप से। ठीक है, वर्णांध व्यक्ति को रेलवे ड्राइवर क्यों नहीं बनाया जाता है। ठीक है, या तो पूछ लेता है वर्णांधता क्या है। ठीक है, तो वर्णांध व्यक्ति को रेलवे ड्राइवर क्यों नहीं बनाया जाता है। ठीक है, क्यों नहीं बनाया जाता भाई, आप लोगों को तो पता ही होगा। वर्णांध मतलब क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस, जिसको कलर की कमी होती, कलर दिखता नहीं है
तो आई होप आप लोगों को ये सब सारी चीज़ें पता होंगी पहले से ही, और आप लोग रिवीजन कर रहे होंगे, आपको पुरानी बातें याद आ रही होंगी। अगर पुरानी बातें याद आ नहीं रही, अगर आप लोगों ने कुछ साल भर पढ़ा नहीं है तो यार अब पढ़ लो, ठीक है। इनको जरूर से जरूर तैयार कर लो। मोस्ट इंपॉर्टेंट की एक अपनी आप फेयर बनाओ और उनमें इन चीज़ों को नोट करते जाओ, नोट करते जाओ, नोट करते जाओ, और जिस दिन आपका एग्जाम हो उस एग्जाम के एक दिन पहले से इन सारी चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट करो, पढ़ना स्टार्ट करो, पढ़ना स्टार्ट करो। यानी जितना भी चीज़ अगर आप लोग तैयार कर लेंगे ना भाई, वही आपके काम आने वाला है अब, ठीक है। साल भर पढ़ाई नहीं किया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब तो पढ़ लो, अब तो अच्छे तरीके से अपना टाइम दे दो पढ़ाई के लिए। भाई यूपी बोर्ड वाले योद्धा हो आप, ठीक है, योद्धा हैं आप। यूपी बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हैं, कक्षा 12वीं की परीक्षा देने जा रहे हैं। तो देखो, वर्णांधता, ठीक है, वर्णांधता से पीड़ित व्यक्ति लाल व हरे रंग में अंतर नहीं बता पाता, ठीक है। यानी अगर आप लोग कलर ब्लाइंडनेस होंगे तो आप लोग ज़्यादातर लाल और हरे रंग में अंतर नहीं बता पाएंगे, ठीक है। बहुत सारे भाई कलर ब्लाइंडनेस होते हैं, जैसे आप लोग आर्मी वगैरह में जाएंगे, पुलिस वगैरह में जाएंगे, अगर आगे चल के अगर आप लोग तैयारी करेंगे, अगर जाएंगे तो भाई वहाँ कलर ब्लाइंडनेस चेक की जाती है, बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा, ठीक है। तो वर्णांधता से पीड़ित व्यक्ति लाल व हरे रंग में अंतर नहीं बता पाता है। इसका जीन एक्स गुणसूत्र, ठीक है, इसका जीन एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित होता है, ठीक है। जो इसका जीन होता है वो एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित होता है और मादा इसकी वाहक होती है। ऐसे व्यक्तियों को रेलवे ड्राइवर नहीं बनाया जाता है, ठीक है। ऐसे व्यक्तियों को क्या किया जाता है स्टूडेंट्स? रेलवे ड्राइवर नहीं बनाया जाता है, अन्यथा उचित रेलवे सिग्नल ना पहचानने, ठीक है, ना पहचान पाने के कारण रेल दुर्घटना की संभावना हो जाती है। इस वजह से स्टूडेंट्स से हम क्या कहते हैं, जो कलर ब्लाइंडनेस लोग होते हैं, जो कलर ब्लाइंडनेस पीपल होते हैं, जो वर्णांधता से पीड़ित व्यक्ति होते हैं, उनको स्टूडेंट्स हम लोग क्या कहते हैं, रेल का ड्राइवर नहीं बनाते, ठीक है। नहीं तो भाई रेल की दुर्घटना हो जाएगी और सब लोग मारे जाएंगे। बस यही आप लोगों को मैं समझाना चाहता हूँ, ठीक है। शायद आप लोग समझ में आ गया हो। अरे भाई बहुत अच्छा है यार, बहुत आसान प्रश्न है। वर्णांधता व्यक्ति से रेलवे ड्राइवर को नहीं बनाया जाता, भाई आराम से आप लोग लिख देंगे। पता तो होनी चाहिए वो चीज़ें, पढ़े तो हों आप लोग भाई। अगर बस आप लोग बहुत सारा पढ़ेंगे, बहुत सारी स्टोरी पढ़ेंगे, बहुत बड़ी स्टोरी पढ़ेंगे, तो उसका सारांश तो आप लोगों को पता ही होगा। तो हमें पढ़ना बहुत सारा है, उसमें से थोड़ा थोड़ा आप लोगों को पेपर में लिख देना है। नहीं आता बना के लिखिए, लेकिन उसी के बारे में लिखिए। ये नहीं कि आप लोग बनाना है तो आप लोग गाना लिखा है, कहानियाँ लिखा है, ये सब चीज़ें नहीं करना है आप लोगों को। इससे एग्जामिनर नंबर वगैरह आप लोगों को काट लेता है, ठीक है। एक स्टूडेंट्स था, कोई वो कमेंट किया था कि सर जी अगर कॉपी में पैसे वैसे लगा दें तो क्या पास कर देते हैं? तो इसके लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि क्या पास भी करते थे कि नहीं पास करते थे। बहुत सारी जगह पास भी करते थे, बहुत सारी जगह पास नहीं करते। तो उसके लिए मैं आप लोगों को एक अलग से वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, उसमें मैं सारी जानकारी दूंगा कि आप लोग पैसा लगाते हैं तो क्या होता है, क्या नहीं होता है, सब सारी चीज़ें। हो सकता है मैं किसी टीचर से आप लोगों को संपर्क भी करा दूं जो कि बोर्ड एग्जाम की कॉपियों को चेक करता है, वो बता देता है, ठीक है। मुझको बहुत सारी चीज़ें बताता है मेरे स्टूडेंट्स, तभी मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराता हूँ, सारी चीज़ें बताता हूँ। ये जितने भी प्रश्न है स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो आप लोगों को भाई प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग जरूर से जरूर इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। आई होप मेरी बातें आप लोगों को एक कान सुन के एक कान से नहीं उड़ानी चाहिए, मेरी बातों को गौर करना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर स्टूडेंट्स हम लोग चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई। अगला प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। डीएनए अणु की संरचना में 4 गैफ या 4 गैफ का नियम लिखिए, 4 गैफ के नियम लिखिए। गैफ भाई वैज्ञानिक थे, ठीक है। डीएनए अणु की संरचना में 4 गैफ के नियम लिखिए। बस आप लोगों को इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है, आसान प्रश्न आते हैं भाई, बस आप लोगों को पढ़ने की आवश्यकता होती है, पढ़ने की ज़रूरत होती है। तो देखो यहाँ पे आप लोगों को प्रश्नोत्तर संख्या जितना भी हो आप लोगों को डाल देना है। इसके बाद आपको डालना है 4 गैप के नियम के अनुसार। क्या लिखना है? 4 गैप के नियम के अनुसार। इसके बाद आप लोगों को लिखना है यहाँ पे पॉइंट बना के लिख देना, 3 पॉइंट, या तो आप लोगों को नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ऐसे करके डाल के लिख देना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप चाहे जैसे लिखिए एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स देगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखो डीएनए अणु में प्यूरीन व पिरिमिडीन क्षार समान मात्रा में होते हैं। एक तो ये आप लोगों को लिख देना है, ठीक है। डीएनए में एडिनिन की आणविक मात्रा थायमीन के बराबर तथा साइटोसिन की मात्रा ग्वानिन के बराबर होती है। एक आप लोगों को ये लिख देना है, ठीक है। अगले प्रश्न अगला जो हमारा नियम है उसको देखते हैं। डीएनए में, ठीक है, डीएनए में क्षार अनुपात प्रत्येक जाति के लिए विशिष्ट होता है और उस जाति के सभी सदस्यों में समान होता है। ये आप लोगों को
चार गैफ के नियम लिख देना है। ठीक है, डीएनए अणु की संरचना में चार गैफ के नियम आप लोगों को, इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने सारे नियम हैं इनको आप लोगों को जरूर अपने कॉपी में लिख के आना है और बवाल मचा देना है। ठीक है, अगले प्रश्न को और विद्यार्थियों चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। भाई अगला प्रश्न भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा मानव जीनोम परियोजना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, मानव जीनोम परियोजना क्या है, इस पर हमें संक्षिप्त टिप्पणी लिख लेना है। किस लायक टिप्पणी लिखना है भाई, 2 नंबर के लायक लिखना है। ठीक है, कितने लायक, 2 नंबर के लायक हमें संक्षिप्त टिप्पणी आप लोगों को स्टूडेंट जरूर इसको लिख देनी है। ठीक है, क्या कह रहा है हमारा, क्या लिखना है भाई, मानव जीनोम परियोजना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। स्टूडेंट्स आप लोगों को लिख देना है, मानव जीनोम परियोजना एक बड़ी स्तर की परियोजना है जिसके अंतर्गत मनुष्य की जीनोम में उपस्थित समस्त जीनों की पहचान की जाती है। ठीक है, जो मानव जीनोम परियोजना है वो एक बड़ी स्तर की परियोजना है और इसमें इसके अंतर्गत क्या होता है स्टूडेंट्स, मनुष्य के अंदर, मानव के अंदर जीनोम में उपस्थित समस्त जीनों की पहचान की जाती है। इतना प्यारा प्यारा अपने अपने हाथों से भाई आप लोगों को लिख देना है। देखो यार मैं अपने हाथों से लिख के लाता हूँ यार, कितना प्यारा लिख के लाता हूँ, है ना भाई। अगर आप लोगों की राइटिंग इस तरह की आती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई, आप फोड़ देंगे 90% आप फोड़ देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो समस्त जीनों की पहचान की जाती है। मानव जीनोम में 3 × 10⁹ क्षार युग्म है। जो मानव के जीनोम होते हैं उसमें क्या है, 3 × 10⁹ क्षार युग्म है तथा प्रत्येक क्षार पहचानने के लिए $3 का खर्च आता है। भाई ये काफ़ी महंगी है। ठीक है, काफ़ी महंगी परियोजना है। तो क्या होता है भाई, तथा प्रत्येक क्षार पहचानने के लिए $3 का, इतनी टाइम भाई अगर मैं बता दूं अमेरिकी डॉलर लगभग $86.46 है। ठीक है, $86.46 है इंडियन रुपीज में। तो भाई समझ लो, अब 3 आप लोग गुणा लगा देना, आप लोगों को पता होगा। ठीक है भाई, डॉलर का सिंबल ऐसे ही बनता है ना, ऐसे ही तो बनता है डॉलर का सिंबल, बनता कि नहीं बनता, कमेंट करके बताना अगर मैंने सही लिखा है। 8 सोच रहे हैं सर जी कैसे टेढ़ बुकलो बना दिया, अरे यार जल्दी बना दिया यार, समझा करो, भावनाओं को समझो मेरे भाई, भावनाओं को समझो। सॉरी $1, ये क्या है फ्रेंड्स, ये रुपया है। $1 की कीमत मैंने बताया कितना, $1 की कीमत, डॉलर से ऐसे होता है, $1 कीमत इतनी है लगभग आज की डेट में। अगर आप लोग देखेंगे जाके तो आज की डेट में इतना है, चाहे आप गूगल में आप लोग चाहे देख लेना, सर्च कर लेना, इतना ही बताएगा। क्योंकि फ्रेंड्स आप लोग अभी सर्च कर लेना, देखो क्या लिखना आपको, गूगल में जाना आप लोग, गूगल में जाना आप लोग $DOLLAR डॉलर टू INR। ठीक है, इंडियन रुपीज। तो डॉलर इंटू लिख देना या 2 लिख देना, INR कुछ भी आप लोग लिख देना, इतना लिख देना। तो आप लोग वहाँ पे एक चार्ट खुल के आएगा, ऐसे चार्ट खुल के आएगा। ठीक है, वहाँ पे $1 लिख दोगे तो यहाँ पे डॉलर बता देगा कि $1 का $86.46 है। यहाँ पे डॉलर बताएगा और यहाँ पे रुपया बताएगा। तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्या क्या सिस्टम इसका, डॉलर वालर क्या है। ठीक है, तो जीनोम में 3 × 10⁹ क्षार युग्म है तथा प्रत्येक क्षार पहचानने के लिए $3 अमेरिकी, ठीक है कितना, $3 का खर्च आता है। ठीक है, $3 का खर्च आता है। इस प्रकार संपूर्ण योजना पर लगभग $9 मिलियन का खर्च आता है। भाई $9 मिलियन का खर्च, 9 मिलियन रुपया नहीं, $9 मिलियन का खर्च आता है। तो समझ सकते हैं आप लोग ये कितनी महंगी परियोजना है। तो आई होप विद्यार्थियों ये प्रश्न आप लोगों को समझ में आए होंगे भाई। अगर भाई समझ में आए तो यार प्लीज़ यार इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और इस वीडियो को जरूर से जरूर भाई लाइक मारना, क्या मारना, LIKE लाइक जरूर करना। अगर आप लोग भाई इस वीडियो को देख लिए हैं पूरा, अगर आप लोगों ने वॉच कर लिया है तो भाई आप बताना कमेंट में COMMENT भाई कमेंट करना। कमेंट में आप लोगों को क्या बताना है कि आप लोग ये मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। ठीक है, ये मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ठीक है रहे हैं, ये वीडियो आप लोग कहाँ देख रहे हैं, अपने जिला गांव का नाम बताना है और अपने गांव का भी नाम बता देना स्टूडेंट्स। अगले जो वीडियो आएगी उस वीडियो में मैं आपके कमेंट का उठाऊंगा और आप अपने कमेंट, जो आपका कमेंट होगा उसको अपनी स्क्रीन पर लगाऊंगा और देखूंगा कि बच्चा मेरी पूरी वीडियो देखता है और पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ठीक है भाई, आपकी तारीफ भी मसक दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं यार। लेकिन आप लोग भाई ये सब बेकार की बातें, मैं आप लोग इतना कहता हूँ कि आप लोग प्लीज़ अगर आप लोगों ने पूरी वीडियो मेरी वॉच की है ये वाली, तो आप लोग ये कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोग कहाँ से हैं और मैं इस वीडियो को कहाँ पे देख रहे हैं। चलो खैर छोड़ो, ये बात तो चलो हो गई, लेकिन मैं आप लोगों को भाई बता दूं यार, अगर आप लोग कुछ भी नहीं पढ़ाई किए, अगर आप लोग कुछ भी नहीं पढ़ाई किए हैं तो भाई अब पढ़ाई कर लो। ठीक है, अगर आप लोगों ने अभी तक जितने भी आप दिन गुजारते चले आ रहे हैं भाई, जो आपका ये बताओ यार जनवरी भी चला गया, यानी 2025 का 1 महीना आप लोगों ने गवा दिया।
2025 का 1 महीना आप लोगों ने गंवा दिया, जनवरी भी आपके लाइफ से निकल गया। ठीक है भाई, वो बात सही है कि आपकी उम्र निकल रही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन पेपर भी तो करीब आ रहे हैं भाई, पेपर करीब आ रहे हैं ना, तो आप लोगों को अब कहीं नहीं जाना। अब अगर आप लोगों की स्कूल की विदाई हो गई हो, ये सब रोग आ ली हो भाई अगर आप लोग, तो अब तो पढ़ना कम से कम स्टार्ट कर दो। अब पढ़ना आप लोग स्टार्ट कर दो, समय काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ चुका है। 24 तारीख से आपके पहला पेपर हिंदी का है, तो आई होप आप लोगों ने हिंदी की संपूर्ण तैयारी कर ली होगी। नहीं की है तो मैं अब मैराथन लाऊंगा। ठीक है, अब जितनी भी वीडियो आएंगे वो मैराथन की होंगी। और स्टूडेंट्स, आप लोग मैराथन वीडियो को देख के जाइएगा और अपने एग्जाम में 90% फोड़ के आइएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस मैं इतना चाहता हूँ, अब आप लोग पढ़ाई को स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो चलो ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं किसी एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, बाय बाय।